नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग एक छोटा सा पार्ट बचा हुआ है और नेक्स्ट स्टार्टिंग पड़ेगा डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखो वेव ऑप्टिक्स में अभी तक जो भी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी हैं, या वाईडीएसी को लेके पढ़ा हो या इंटरफेरेंस से रिलेटेड जो भी डिस्कशन किया हो, अब ये एक्सपेरिमेंट तो हम लोग कर नहीं रहे हैं, तो थोड़ा सा इसको फील करना तो डिफिकल्ट है। तो वैसे समझ लो कि फील करने की करने की डिफिकल्टी की कैटेगरी में एक नेक्स्ट पॉइंट और जुड़ गया, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन भी जो है वो नॉर्मली हमको जनरली डेली लाइफ में ऐसे बोल सकते हैं कि फील नहीं होगा, ठीक है ना, जब तक कि कोई एक्सपेरिमेंट हम स्पेसिफिकली इसी से रिलेटेड ना करें। फिलहाल हम ऐसे बोल सकते हैं कि लाइट का जो बेंडिंग है, भाई जैसे हम लोग पढ़ते थे शुरू से, बचपन से पढ़ते हैं कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। और वो तुमने याद होगा, तुमने एक एक्सपेरिमेंट भी किया होगा, मतलब या सुना ही होगा, पढ़ा होगा कि कैंडल जला के सामने एक कार्ड शीट रखते हैं, उसके अंदर एक होल करते हैं, एक और कार्ड शीट रखते हैं थोड़ी दूर पे, सेम लाइन पे एक और होल करते हैं, तो हमको वो कैंडल नजर आती है। तो उस एक्सपेरिमेंट से हम लोग ये प्रूव करते थे कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, और ये बात सही भी है। लेकिन क्या है कि ये सेंटेंस थोड़ा अधूरा है। अगर लाइट ऐसे ऑब्जेक्ट से टकरा रही है जिनका साइज, ऑब्स्टेकल का जो साइज है वो लाइट के वेवलेंथ का ऑर्डर का हो, तो लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल होगी, ये बात सही नहीं आएगी। मतलब उन कंडीशंस में लाइट बेंड भी हो जाएगी। तुम ऐसे सपोज करो कि मान लो कमरे में बैठे हो अपने, और सारी लाइट्स बंद कर लो, क्या फिर भी तुम्हारे कमरे कमरे में ना थोड़ी बहुत रोशनी होगी ड्यू टू सनलाइट? भले ही तुमको कमरे में बैठ के सन डायरेक्टली नजर नहीं आ रहा है, लेकिन स्टिल कुछ ना कुछ लाइट तो अंदर आ रही होगी ना। तो वो लाइट जो कमरे में पहुंची है ना, वो बिकॉज ऑफ डिफ्रैक्शन पहुंची है, ऐसे समझो। और डिफ्रैक्शन को हम कैसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लो हम और तुम खड़े हैं सनलाइट में, तो हम लोगों का शेडो बनेगा। भाई जैसी बॉडी है उस बॉडी के हिसाब से शेडो बनेगा। बट अगर तुमसे कहा जाए कि हमारा जो एक हेयर है, उस एक हेयर का अगर हम शेडो बनाना चाहें तो बनेगा क्या? हम्म? एक सिंगल स्ट्रैंड ऑफ अ हेयर, क्या उसका शेडो बना पाएंगे टॉर्च की हेल्प से या किसी की हेल्प से? तो वो नहीं बना पाएंगे, क्योंकि वो जो सिंगल स्ट्रैंड है हेयर का, उसका जो साइज है वो बहुत कम है, और उतने कम साइज पे लाइट बेंड हो जा रही है। अगर लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती तो उस हेयर का भी हम लोग शेडो बना पाते। एक स्ट्रैंड का शेडो नहीं बन रहा है, बिकॉज उसके कॉर्नर से लाइट बेंड हो जा रही है। तो इस बेंडिंग को हम लोग एक एक्सपेरिमेंट से हम लोग स्टडी कर रहे हैं, सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। और ये सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट भी जो है वो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जैसा ही है। इंटेंसिटी वेरिएशन हम लोग निकालेंगे स्क्रीन पे। बट सिंपल हमें फिलहाल ये ध्यान रखना है कि डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो है वो एक जनरल फिनोमिना है। कब होगा? होता तो हर समय है, लेकिन हम लोगों को दिखाई कब देगा? तो हम लोगों को दिखाई तब देगा जब ऑब्स्टेकल का जो साइज है वो बहुत कम होगा, और हम कम इंटेंसिटी वाली लाइट को भी स्टडी करना चाहेंगे। एक मेरे पास डायग्राम है, देखो, उससे थोड़ा बातें ध्यान रखने के लिए हेल्प मिलेगा। जैसे मान लो कि ये एक डायग्राम है, ध्यान से देखो। देखो एक स्लिट बनाया हुआ है। स्लिट समझ गए? ये स्लिट वही स्लिट है जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वाला स्लिट है। अच्छा, अब जो लाइट उधर से आ रही है लेफ्ट साइड से, वो प्लेन वेव है। तो जो वेव फ्रंट्स हैं वो भी प्लेन वेव फ्रंट्स हैं। तो जब लाइट उस स्लिट से क्रॉस कर रही है तो प्लेन वेव फ्रंट्स ऑलमोस्ट प्लेन वेव फ्रंट्स ही हैं, लेकिन उसको हम लोग डिफ्रैक्टेड लाइट बोलते हैं। डिफ्रैक्टेड इसलिए क्योंकि कुछ ना कुछ लाइट इसके कॉर्नर से डिफ्रैक्ट हो रही है, जिसकी वजह से ये जो कर्वेचर है, तुम देख रहे हो ध्यान से, एग्जैक्टली प्लेन था लेकिन हल्का सा कर्व हो गया है। तो ये जो हल्का सा कर्व होने का मतलब है कि लाइट जो है वो सिर्फ स्ट्रेट नहीं जा रही है, वो हल्की सी बेंडिंग हो रही है। अब ये बेंडिंग कितनी हो रही है, ये डिपेंड करेगा इस स्लिट के साइज पे। फिलहाल ये जो साइज लिया हुआ है बी, ये 6 लैम्डा के इक्वल है, मतलब उसके लैम्डा से ज्यादा है। ठीक है। दूसरा एक्सपेरिमेंट अगर हम लोग करें इसी में, और बोले कि इसका जो स्लिट का साइज है वो थोड़ा और कम कर दें, तो ये दूसरा एक्सपेरिमेंट है। देखो, अगर हम उसी बी को थोड़ा और छोटा कर दें, देखो ध्यान से, तो हम लोग देखते हैं कि वो जो डिफ्रैक्शन है, यानी जो बेंडिंग है लाइट की, वो थोड़ी और इंक्रीज हो गई। और इसी तरह से अगर हम वेवलेंथ के ऑर्डर पे पहुंचा दें इसको, ठीक है ना, ये देखो, वेवलेंथ के ऑर्डर पे पहुंचा दें अगर, तो जो लाइट की बेंडिंग है वो बढ़ती जा रही है। तो हम ऐसे बोलेंगे कि फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3, इधर से लेके जब हम देख रहे हैं तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो है वो इंक्रीज हो रहा है, और डिफ्रैक्शन के जो इफेक्ट्स हैं वो हम देख पा रहे हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो लाइट लिखी हुई है, इसी को हम लोग बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड डिफ्रैक्टेड वेव। बोलिए।
तो सबसे पहले डिफ्रैक्शन का मतलब समझ में आया या नहीं? डिफ्रैक्शन इज सिंपली बेंडिंग ऑफ लाइट, ठीक है ना? लेकिन बेंडिंग ऑफ लाइट ऐसे ही किसी ऑब्स्टेकल पे नहीं होगी। बेंडिंग तब ज्यादा होगी जब ऑब्स्टेकल का साइज वेवलेंथ के ऑर्डर पे पहुंचेगा। बोलिए, क्लियर इतनी बात? और इसी डिफ्रैक्शन को स्टडी करने के लिए हमें एक एक्सपेरिमेंट है, नेक्स्ट स्टार्टिंग पड़ेगा, द सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। हालांकि इस सिलेबस में हमारे एक ऐसे समझ लो कि इस एक्सपेरिमेंट का खाली रिजल्ट ही हमको एनालाइज करना है कि इसके जो रिजल्ट्स हैं उनका क्या इफेक्ट है। एक्सपेरिमेंट के बारे में कोई भी डिटेल एनसीईआरटी में भी नहीं बात की हुई है, तो जरूरत नहीं है हमको भी टाइम वेस्ट करने की उसमें। बोलो। तो सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट है क्या, देखना जरा ध्यान से। देखना ध्यान से। देखो अभी तक जो हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट पढ़ा था वो था डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है? और ये है सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट और डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में बस सीधा सीधा फर्क तो यही हो गया कि इसमें हम एक ही स्लिट यूज कर रहे हैं। दूसरा, इस बार जो स्लिट का ऑर्डर है वो स्लिट का ऑर्डर लैम्डा के कंपेरेबल है, मतलब इसी ऑर्डर इसी रेंज में है। 1.5 लैम्डा है, 3 लैम्डा है। क्योंकि अगर बी की वैल्यू लैम्डा से बहुत ज्यादा हुई, ध्यान रखना ये जो बी है ये स्लिट्स के बीच का सेपरेशन नहीं है, ये स्लिट की ही विड्थ है। बी यहाँ पे क्या है तो भाई, बी जो लिखा हुआ है, बी एक्चुअली है क्या, बी को हम लोग स्लिट विड्थ बोलेंगे। और लाइट जो है वो सपोज लेफ्ट हैंड साइड से आ रही है, देखो इस तरह से, ठीक है? और अगर हम वेवफ्रंट्स की फॉर्म में बात करें तो हम बोल सकते हैं कि वेवफ्रंट्स भी इसी तरह से हैं आगे, ठीक है? अब जब ये वेवफ्रंट्स आगे जा रहे हैं तो आगे डिफ्रैक्शन हो रहा है, और डिफ्रैक्शन की वजह से सामने जो स्क्रीन है उसके ऊपर इंटेंसिटी हर पॉइंट पे अलग अलग आ रही है। तो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हम एक ये सेंट्रल लाइन ड्रॉ करें, जैसी सेंट्रल लाइन हम लोगों ने वाईडीएसी में ड्रॉ की थी, और इस सेंट्रल लाइन से स्टडी करें कि सपोज इस सेंट्रल लाइन से थीटा एंगल पे अगर हम यहाँ पे इंटेंसिटी का स्टडी करते हैं कि इंटेंसिटी थीटा के हिसाब से किस तरह से चेंज हो रही है, तो यही इस सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट है। अब इसमें होता क्या है कि इसके जो रिजल्ट्स हैं और जो वाईडीएसी के रिजल्ट हैं उसमें बहुत फर्क है। वाईडीएसी में तुम्हें याद था कि जो फ्रिंजेस आ रहे थे उन फ्रिंजेस का साइज बराबर था, सारे ब्राइट फ्रिंजेस की इंटेंसिटी बराबर थी, सारे डार्क फ्रिंजेस की इंटेंसिटी सेम थी, ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज का जो साइज था वो भी बराबर था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे तुम देख सकते हो ये जो सेंटर में आएगा इसको हम लोग बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड सेंट्रल मैक्सिमा। और ये जो सेंट्रल मैक्सिमा है इसकी विड्थ बाकी सारे ब्राइट फ्रिंजेस से डबल के बराबर होती है, ऑलमोस्ट डबल होती है। मतलब ये सबसे ज्यादा विड्थ का होगा क्योंकि लाइट का मेजोरिटी पोर्शन यहीं पे पहुंचेगा। तो जो बाकी जगह पहुंच रही है वहां पे इंटेंसिटी की वैल्यू सडनली रिड्यूस हो रही है। जो ग्राफ है यहाँ से ये ध्यान रखना है तुम्हें, वहां पे जो ग्राफ बना था वो कॉस स्क्वायर का ग्राफ था और हर जगह इंटेंसिटी सेम थी, रिपीट हो रही थी। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा पे इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है। देखो इसके बाद सेंट्रल मैक्सिमा के बाद ये जो पॉइंट हमको मिल रहा है, देखना ध्यान से, इसको हम लोग बोलते हैं दिस इज कॉल्ड फर्स्ट मिनिमा, ठीक है? देन ये जो डार्क फ्रिंज आ रहा है इसको बोल रहे हैं हम लोग सेकंड मिनिमा, देन थर्ड मिनिमा एंड सो ऑन। देखो ध्यान से, इसी तरह नीचे भी ये वाला पॉइंट हो जाएगा फर्स्ट मिनिमा, ये हो गया सेकंड मिनिमा एंड थर्ड मिनिमा, सो ऑन। देखो पहले यहाँ तक कोई डाउट है तो इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला है वो हमें रिजल्ट इसमें डायरेक्ट याद रखना है।
लिखना है इसमें द रिजल्टेंट इंटेंसिटी, द रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑन स्क्रीन वेरीज विद रिस्पेक्ट टू थीटा एज, तो नीचे लिखेंगे आई रिजल्टेंट इज इक्वल टू आई नॉट साइन स्क्वायर बीटा अपॉन बीटा स्क्वायर। देखो ध्यान से, ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला है। अब बात आती है कि ये बीटा कहाँ से आ गया, तो यहाँ जो बीटा की वैल्यू है, बीटा इज इक्वल टू पाई अपॉन लैम्डा इंटू बी साइन थीटा। तो एक तरह से ये बीटा भी ध्यान रखना है, ठीक है। अब मेनली हमारा काम यही है इसमें, इस रिजल्ट से रिलेटेड जो भी बातें हैं वो सारी की सारी हमें ध्यान रखनी है। क्वेश्चंस मोस्टली जो है फॉर्मूला बेस्ड ही होंगे इसमें, बहुत सिंपल क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड, इन्फॉर्मेशन पता है तो हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें जैसे सबसे पहले हम लोग निकालते हैं फर्स्ट पॉइंट पे, एट सेंटर ऑफ स्क्रीन, एट सेंटर ऑफ स्क्रीन। तो जरा बताओगे कि सेंटर ऑफ स्क्रीन का मतलब ये हुआ ना कि थीटा की वैल्यू 0 है, तो अगर थीटा 0 है तो क्या बीटा भी 0 होगा। तो ये बताओगे कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी निकल के आएगी, बताओ फॉर्मूले से। थीटा 0 पे हम लोग ये देख रहे हैं कि सेंटर ऑफ स्क्रीन पे रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या है, नॉट, तो क्या ये आई नॉट आएगी, और इसको हम लोग बोलते हैं दिस इज एक्चुअली ग्लोबल मैक्सिमा। अच्छा, ग्लोबल और लोकल समझते हो क्यों भाई, बताओ, ग्लोबल और लोकल समझते हो, बताइए। यस सर, यस सर। तो ये जो ग्राफ बना हुआ है इंटेंसिटी का, तुम्हें ये बात क्लियर है कि ये ग्लोबल बीच में जो आ रही है वो ग्लोबल मैक्सिमा है, क्योंकि वो मैक्सिमा सारे मैक्सिमा में भी मैक्सिमा है, तो इतनी इंटेंसिटी हमको दोबारा कहीं पे नहीं मिलेगी, ठीक। देन डिफ्रैक्शन के एक्सपेरिमेंट में ब्राइट फ्रिंजेस से ज्यादा डार्क फ्रिंज की इंपॉर्टेंस है, क्योंकि डार्क फ्रिंजेस की जो लोकेशन है वो फिक्स आती है, मतलब वो ऐसी आती है कि रेगुलर लोकेशन आती है, सीरीज बनती है। ब्राइट फ्रिंजेस की लोकेशन में कोई सीरीज नहीं बनती है, तो उसको हम याद नहीं कर सकते हैं। तो हमें जो पूछा जाता है क्वेश्चन है वो मिनिमा के बारे में ही पूछा जाता है, तो अगर हमें दूसरे मिनिमा निकालने हैं तो कैसे निकालेंगे, तो देखो मिनिमा के लिए हम लोग बोल सकते हैं, मिनिमा का मतलब है कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी 0 होना चाहिए। अभी बताओ, रिजल्टेंट इंटेंसिटी 0 का मतलब बोल सकते हैं कि साइन बीटा की वैल्यू 0 होनी चाहिए, तो बीटा की जनरल वैल्यू क्या लिखोगे, एन पाई, एन पाई को हम लोग एम पाई लिख देते हैं, एक ही बात है। और बीटा की वैल्यू क्या है, बीटा की वैल्यू है पाई बाई लैम्डा इंटू बी साइन थीटा। देखना ध्यान से, तो यहाँ से साइन थीटा क्या निकल के आ रहा है, साइन थीटा देखो ध्यान से निकल के आएगा एम लैम्डा अपॉन बी, तो ये हमको ध्यान रखना है, ठीक है ना। एम की वैल्यू अगर हम लोग 1 रखेंगे तो थीटा निकल के आएगा साइन इनवर्स लैम्डा अपॉन बी, और ये लोकेशन होगी फर्स्ट मिनिमा की, समझना ध्यान से। इसी तरह से अगर हम m इक्वल टू 2 रखेंगे तो थीटा की वैल्यू होगी साइन इनवर्स 2 लैम्डा अपॉन बी, तो ये लोकेशन बनेगी सेकेंड मिनिमा की। तो मिनिमा की जो लोकेशन है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट में, मैक्सिमा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मैक्सिमा की जो लोकेशन है वो फिक्स नहीं है, जो मैक्सिमा है वो दो मिनिमा के एग्जैक्टली बीच में नहीं आती है। बोलिए, देखो नोट करो इतना पहले, कोई डाउट है पूछिए। सर। हाँ सर इंटरफेरेंस के एक्सपेरिमेंट में सर जो स्लिट ली थी सर, उससे हम लोग सर कह रहे थे सर मतलब वेवलेट्स प्रोड्यूस हो रही हैं, हाँ, तो सर वहां पे सर हम लोग कोई कंडीशन नहीं ले रहे थे, वहां पे सर हम लोग ऑटोमेटिकली वेवलेट्स बना रहे थे। लेकिन सर यहाँ पे आपने साइज विड्थ की बात करी, आप कह रहे हैं कि सर कि जरूरी नहीं कि सर सर्कुलर वेवलेट्स निकले, जब छोटा होगा तभी निकले, तो सर इसका मतलब इंटरफेरेंस में सर बहुत छोटा लेते हैं। तो जो स्लिट की विड्थ होती है वो तो छोटी ही लेते हैं, बड़ी विड्थ लेते ही कहाँ है।
मतलब सर इंटरफेरेंस में मतलब से भी छोटी ली जाएगी? छोटी का मतलब है कि वो लैम्डा के ऑर्डर की ही होगी, क्योंकि जब लैम्डा की ऑर्डर की होगी तभी वो वेवफ्रंट जो है वो पॉइंट सोर्स के फॉर्म में पहुंचेगा। मतलब प्लेन वेव से स्फेरिकल वेवफ्रंट तभी बन पाएंगे जब वो स्लिट का जो ऑर्डर होगा वो बहुत छोटा होगा। ऐसा नहीं कि इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट में जो स्लिट ली है वो बहुत बड़ी ली है, वो भी इसी ऑर्डर की है। एक्चुअली जो इंटरफेरेंस है, अभी हम तो बहुत थोड़ा सा पढ़ रहे हैं, ऐसे समझ लो पूरे के पूरे चैप्टर का 5% पे स्टडी कर रहे हैं। इंटरफेरेंस भी एक तरह से क्या है कि सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट, दो सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट के ये जो पैटर्न है इनको जब हम सुपर इम्पोज करेंगे तो हमारा इंटरफेरेंस वाले पैटर्न का रिजल्ट निकल के आएगा। मतलब इंटरफेरेंस भी एक तरह से डिफ्रैक्शन का ही सुपरपोजिशन है, सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट का ही सुपरपोजिशन है। यहाँ पे हम लोग एक ही स्लिट को स्टडी कर रहे हैं कि एक स्लिट का क्या रिजल्ट आ रहा है। एनसीईआरटी में सेंट्रल मैक्सिमा के बाद एक मैक्सिमा और बताया गया है 3 लैम्डा बाई 2b पे। बेटा वो गलत है एक्चुअली। अब चलो तुमने बात छेड़ी तो मैं बता देता हूँ। क्या बताएं, सब कुछ सही थोड़े ना एनसीईआरटी में। अगर मान लो हमें दूसरे मैक्सिमा निकालने हैं, अदर मैक्सिमा, तो अदर मैक्सिमा निकालने का मेथड ये है कि ये जो फंक्शन है एक तरह से हमें इसके लोकल मैक्सिमा निकालने हैं। ग्लोबल मैक्सिमा तो हम लोगों ने निकाल ही लिया। अब लोकल मैक्सिमा निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस आई रिजल्टेंट को हमें मैक्सिमाइज करना होगा। और इसको मैक्सिमाइज करने के लिए हमारे पास मैथमेटिकल मेथड ये है कि हम डी आई रिजल्टेंट अपॉन डी बीटा, इसको हम लोग जीरो करेंगे। तो जरा थोड़ा सॉल्व करके बताओगे क्या आता है। ये जो ऊपर फंक्शन दिया हुआ है इसको बीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो और इक्वल टू जीरो करो। जरा बीटा की वैल्यू निकालो क्या आती है, फिर इसके बारे में बात करते हैं। निकालो। इसको अगर आपने सॉल्व किया होगा तो यहाँ से रिजल्ट निकल के आएगा दैट बीटा इज इक्वल टू टेन बीटा। बीटा आ रहा है। ठीक है। यस सर। देखो अब ये एक ऐसी इक्वेशन आ गई जिसके सोल्यूशन ऐसे तो लिख नहीं पाएंगे नॉर्मली, बोलो। एक्स इक्वल टू 10x सॉल्व कर लोगे क्या। हाँ बट ये है कि चलो हम लोग ये पता कर लेते हैं कि इसके जो सॉल्यूशंस आएंगे वो कहाँ पे आएंगे, किस जगह आएंगे। तो अप्रोक्सीमेट आइडिया निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ से तो आइडिया मिल ही जाएगा ना। तो हम लोग ग्राफ बना रहे हैं 10x का और ग्राफ बना रहे हैं हम लोग x का। और हम लोग ये देखते हैं कि x और 10x का जो ग्राफ है ये इंटरसेक्ट कहाँ कहाँ कर रहा है, क्योंकि जहां जहां इंटरसेक्ट करेगा वहां वहां इसके सॉल्यूशन होंगे। तो ग्राफ देखो मेरे पास तो बनाया है, ये देखो एक ग्राफ मैंने बनाया है 10x का और एक ग्राफ मैंने बनाया है x का। मतलब एक इक्वेशन है y इक्वल टू बीटा और एक इक्वेशन है y इज इक्वल टू 10 बीटा। और दोनों जहां जहां इंटरसेक्ट करेंगी वहां वहां मैक्सिमा है, ध्यान से देखो। तो अब तुम इस क्वेश्चन में ध्यान इस डायग्राम में बताओ, ये रहा सेंट्रल मैक्सिमा। ये कौन सा पॉइंट है, ये है सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा जहां बीटा की वैल्यू 0 है। ठीक है, ये बीटा की ही वैल्यू है, बीटा इक्वल टू पाई, बीटा इक्वल टू 2 पाई। तो ये बताओ जो फर्स्ट मिनिमा है और जो सेकंड मिनिमा है, क्या वो फर्स्ट मैक्सिमा दोनों के एग्जैक्टली बीच में होगी, ये बताओ। मतलब ये जो पॉइंट है क्या वो इस पॉइंट और इस पॉइंट के एग्जैक्टली बीच में होगा, सर नहीं होगा ना। तो अब ये क्या है, बुक्स ने क्या किया है, इसको बीच में ही ले लिया है। ठीक है, तो अभी मैं भी मना नहीं करूंगा, अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो तुम बीच में ले लेना, लेकिन जानकारी के लिए याद ध्यान भी रखो कि बीच में नहीं होता है वो। इसलिए हम लोग मैक्सिमा की लोकेशन बताते ही नहीं है, क्योंकि मैक्सिमा की लोकेशन बताएंगे कहाँ से, ये कोई पॉइंट निकाल थोड़े ना पाएंगे इतनी आसानी से। मिनिमा की जो लोकेशन है वो फिक्स रहती है, तो वो हम याद रखेंगे बस दोनों तरफ। लेकिन जो मैक्सिमा है वो दो मिनिमा के एग्जैक्टली बीच में नहीं है, अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली भी नहीं है, देखा जाए तो स्टडी करोगे तो काफी डिफरेंस आएगा। ठीक है। यस सर। अच्छा एक बात इसमें और हमें एक्सपेरिमेंट में ध्यान रखनी है, वो है विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। तो देखो अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, सपोज हम लोग कैपिटल डी ले लें। अच्छा कई बार ये कैपिटल डी लिखा होता है, कई बार एफ लिखा होता है। एफ इसलिए लिखा होता है क्योंकि हम लोग यहाँ पे एक लेंस लगा देते हैं, कॉन्वेक्स लेंस।
यहाँ पे हम लोग एक कॉन्वेक्स लेंस लगा देते हैं और उस कॉन्वेक्स लेंस की हेल्प से हम लोग वो सारी की सारी रेज को उसके फोकस पे डाल देते हैं। तो वो डिस्टेंस कई बार डी भी दिया होगा, कई बार एफ भी दिया होगा। तो अब मुझे ये बताओ कि अगर हमें ये डिस्टेंस डी दिया है और तुमको इस पॉइंट का एंगल पता है, तो ये डिस्टेंस निकाल सकते हो, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। बताओ यस सर। कैसे निकालेंगे? तो विड्थ ऑफ, तो साइन थीटा और tan थीटा बराबर हो जाएगा। हाँ बस वही करके निकाल दो जरा। तो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा निकल के आएगी यहाँ पे, b और f इंटू थीटा आ जाएगा सीधे सीधे। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि साइन थीटा जो है वो है लैम्डा अपॉन बी के इक्वल, इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टेन थीटा, और टेन थीटा को लिखेंगे हम लोग W/2 डिवाइडेड बाई एफ। तो यहाँ से W की वैल्यू आ जाएगी 2f लैम्डा अपॉन बी। ठीक है, तो ये एक और याद रखो, डायरेक्ट फॉर्मूला क्वेश्चन कहीं आएगा तो। दिस इज विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। और ध्यान रखो कि जो सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ है वो बाकी सारी मैक्सिमा से अप्रोक्सीमेटली डबल है, डबल तो है ही है। ठीक है, ओके सर। अच्छा ये जो एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने किया था, ये एक्सपेरिमेंट था स्लिट एक्सपेरिमेंट। अच्छा स्लिट और होल में फर्क है या नहीं है? यस सर। तो अगर हम सेम एक्सपेरिमेंट होल के साथ परफॉर्म करते हैं तो रिजल्ट में थोड़ा सा चेंज आता है, और वो रिजल्ट भी हमें फिर से ध्यान रखना है। तो ये एक नेक्स्ट पॉइंट और नोट कर लो, पॉइंट नंबर 5। अगर हमने होल कंसीडर किया है तो होल कंसीडर करेंगे तो जो सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा ना, जिसको हम लोग सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज कहेंगे, वो भी एक सर्कुलर फ्रिंज बनेगा। मतलब एक सर्कुलर रीजन होगा जिसमें वो ब्राइट स्पॉट हमको मिल रहा होगा। और उस केस में ये जो पॉइंट बनेगा जिसके लिए हम लोग थीटा लिखेंगे, ये पॉइंट होगा फर्स्ट मिनिमा वाला पॉइंट। भाई देखो जहां तक वो फर्स्ट मिनिमा है वही तो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा है एक तरह से। यस सर। तो रिजल्ट में केवल ये चेंज है कि वहां पे साइन थीटा हम लोगों ने लिखा था तो लैम्डा बाई बी था, यहाँ पे जो साइन थीटा है वो है 1.22 लैम्डा बाई बी, वो 1.22 का फैक्टर और आएगा, जिसकी वजह से रेडियस अगर हमें आर नॉट निकालनी हो तो इसी को देखो आर नॉट बाई एफ के इक्वल कर दिया है, साइन थीटा को टेन थीटा। तो ये जो रेडियस निकाली हम लोगों ने, दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ डिफ्रैक्शन डिस्क। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये ध्यान रखना है। ठीक है ना। और बी, वहां पे बी स्लिट विड्थ था, यहाँ पे बी जो है वो डायमीटर ऑफ सर्कुलर होल है। सर जो आपने ऊपर बताया था एक बार फिर बता दीजिए। मैंने ये बोला है जैसे यहाँ पे हम लोगों ने विड्थ कैसे निकाली, ये वाली विड्थ, ये वाली विड्थ निकालने के लिए हम लोगों ने ये पॉइंट को स्टडी किया, फर्स्ट मिनिमा वाले पॉइंट को। ये फर्स्ट मिनिमा वाला पॉइंट कौन से एंगल पे आ रहा है, उस tan थीटा को हम लोगों ने W/2 अपॉन डी लिख दिया, या W/2 अपॉन एफ, तो W निकल आया ना ये। अब ये जो रिजल्ट है ये है स्लिट का रिजल्ट है, मतलब अगर हम स्लिट यूज कर रहे हैं, बट स्लिट और होल में फर्क है। अगर हम स्लिट की जगह होल यूज करते हैं तो इस लैम्डा बाई बी में ये 1.22 का फैक्टर और मल्टीप्लाई हो जा रहा है। ठीक है, तो ये रिजल्ट हो जा रहा है होल एक्सपेरिमेंट के लिए। तो होल एक्सपेरिमेंट में अगर हम लोग साइन थीटा ये लिख रहे हैं तो साइन थीटा को tan थीटा लिखेंगे। अब इस ट्राइंगल में बताओ ध्यान से, अगर हम इसको आर नॉट ले रहे हैं, इसको एफ ले रहे हैं, तो tan थीटा को क्या लिख देंगे, tan थीटा सीधे सीधे आर नॉट बाई एफ हो जाएगा। तो आर नॉट की वैल्यू निकाली हुई है, और इस आर नॉट को हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ डिफ्रैक्शन डिस्क। मतलब हो क्या रहा है, एक्चुअली क्या हो रहा है कि अगर यहां से लाइट आ रही है, अगर डिफ्रैक्शन नहीं होता तो यहाँ पे सामने सिर्फ बी रेडियस का स्पॉट बनना चाहिए था। अगर डिफ्रैक्शन नहीं होता तो सिर्फ बी रेडियस का स्पॉट बनना चाहिए था, लेकिन डिफ्रैक्शन हो रहा है, उसके कॉर्नर से चारों तरफ लाइट बेंड हो रही है, जिसकी वजह से बड़ा रीजन है जो ब्राइट स्पॉट का फॉर्म ले रहा है। तो इसीलिए उसको हम लोग बोल रहे हैं दिस इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन डिस्क। मतलब डिफ्रैक्शन इफेक्ट्स की वजह से वो लाइट फैल रही है, और वो कितने रीजन में फैल रही है उसका रेडियस हम लोग रेडियस ऑफ डिफ्रैक्शन डिस्क बोल रहे हैं। सर यहाँ पे फर्स्ट मिनिमा के बाद रुक जा रहा है सर।
मतलब रुक नहीं जा रहा है, वो आगे की स्टडी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि होता क्या है ना कि मेजोरिटी एनर्जी तो यही है, बाकी तो दिखते भी नहीं है ठीक से। मतलब बाकी को देखने के लिए भी हमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट लगाने पड़ेंगे। हमें ये सेंटर वाला तो नजर आ जाता है आसानी से, बट बाकी जो है वो हमको आसानी से नजर भी नहीं आते हैं, क्योंकि ऐसे सोचो ना कि मेजोरिटी एनर्जी बीच में ही है। इसलिए हम लोग उसी को स्टडी कर रहे हैं, सेंट्रल प्राइड वाले को। बोलिए। नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें ध्यान रखना है वो है डिफरेंस बिटवीन YDSE एंड सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। डिफरेंस बिटवीन YDSE एंड सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अब ये ऐसे ही थ्योरेटिकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है। YDSE जो है वो इंटरफेरेंस है, और सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है वो डिफ्रैक्शन है। अब डिफ्रैक्शन और YDS इंटरफेरेंस में हम लोग क्या क्या डिफरेंस बोलते हैं वो एक बार आप रीड कर लो। कोई नहीं समझ में आ रहा है तो बताओ। इंटरफेरेंस में हम लोग बोलते हैं कि इंटरफेरेंस इज सुपरपोजिशन ऑफ 2-3 वेव्स, बट डिफ्रैक्शन इज सुपरपोजिशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ वेव्स। ठीक है ना। यहाँ पे ब्राइट डार्क सब सेम साइज की है, वहां पे ब्राइट और डार्क का साइज जो है वो दोनों तरफ चेंज हो रहा है। सारे ब्राइट की इंटेंसिटी यहाँ पे सेम है, इधर सारे ब्राइट की इंटेंसिटी अलग अलग है। ठीक है। और इनफैक्ट हम लोग यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि क्या पूछ रहे हो बताइए। यहाँ पे हम एक बात ये बोल सकते हैं कि तुम ध्यान से देखो तो सेंट्रल मैक्सिमा का जो साइज है, सेंट्रल मैक्सिमा का साइज बाकी सारे मैक्सिमा से अप्रोक्सीमेटली डबल आएगा। देख लो दोनों में कोई पॉइंट बताना है तो बताओ। यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि जो ब्राइट फ्रिंज है वो ब्राइट फ्रिंज एग्जैक्टली दो डार्क फ्रिंज के बीच में है, और यहाँ पे जो ब्राइट फ्रिंज है वो एग्जैक्टली दो डार्क के बीच में नहीं है। तो जो जो बातें हैं बस मेन मेन वो मैंने लिख दी हैं। ठीक है ना। अल्टीमेटली डिफ्रैक्शन को हमें इस तरह से लेके चलना है कि अगर डिफ्रैक्शन नहीं होता तो सामने स्क्रीन के ऊपर बी डायमीटर का ही स्पॉट बनना चाहिए था, लेकिन डिफ्रैक्शन हो रहा है जिसकी वजह से बड़े रेडियस में जाके वो लाइट फैल जा रही है, एंड दिस इज ड्यू टू डिफ्रैक्शन। उस रेडियस का साइज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आगे जो हम लोगों को दो चीजें पढ़नी है, रेजोल्यूशन ऑफ टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप के लिए। बाकी डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट में मिनिमा की पोजीशन इंपॉर्टेंट है, तो मिनिमा की पोजीशन ध्यान रखो, दैट साइन थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा अपॉन b से हम लोग मिनिमा की पोजीशन निकाल सकते हैं। फर्स्ट मिनिमा के लिए m1 हो जाएगा, सेकंड मिनिमा, इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे। बोलिए। सर डिफ्रैक्शन पैटर्न में सर जो एंगल्स दिए हैं एक्स एक्सिस पे वो हाँ, कौन सा एंगल है? ये समझ लो उसकी वैल्यू है, बीटा की वैल्यू है, बीटा की वैल्यू है। ये जो लिखे हुए हैं ना, ये बीटा लिखा हुआ है समझ लो, यहाँ पे ये डेल्टा एक्स है। ठीक है। यहाँ पे ये जो ग्राफ है ये इंटेंसिटी वर्सेस डेल्टा एक्स का ग्राफ हो गया, और यहाँ पे ये जो ग्राफ है ये इंटेंसिटी वर्सेस बीटा का ग्राफ है। ठीक है।
ठीक है, अब जरा मैं आगे एक पॉइंट जो समझाने जा रहा हूँ वो थोड़ा ध्यान से समझना, हालांकि वो भी फॉर्मूला ही है एक, नेक्स्ट स्टार्टिंग पड़ेगा लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, या इसी में हेडिंग पढ़ सकते हैं, डाल सकते हैं हम लोग रिजॉल्विंग पावर, रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ टेलीस्कोप, रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ टेलीस्कोप। अब देखो टेलीस्कोप में हम लोग क्या करते हैं, टेलीस्कोप में तुमने सुना होगा कि हम लोग ऑब्जेक्टिव जो है वो बड़े साइज का लेते हैं, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव बड़े साइज का लेने के पीछे एक रीजन जो है तो यही है कि भाई हम लोग जो स्टार्स वगैरह उससे देखने वाले हैं उनका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो अगर हम छोटे साइज का ले लेंगे तो उसमें लाइट ही सफिशिएंट पास नहीं करेगी, और सफिशिएंट लाइट पास नहीं करेगी तो फिर इमेज का फॉर्मेशन ठीक से नहीं होगा। तो ऑब्जेक्टिव बड़ा लेने के पीछे एक रीजन तो ये है, और ऑब्जेक्टिव का साइज बड़ा लेने के पीछे दूसरा रीजन जो है वो डिफ्रैक्शन से जुड़ा हुआ है। तो सपोज हम लोगों ने जो ये ऑब्जेक्टिव लिया हुआ है, ये ऑब्जेक्टिव ऑफ टेलीस्कोप हो गया, ठीक है, और इस ऑब्जेक्टिव का हम लोग डायमीटर, अब देखो एनसीईआरटी में जो वेरिएबल्स दिए हुए हैं मैं वही यूज कर लेता हूँ। एनसीईआरटी ने इसको 2a से डिनोट किया हुआ है, ठीक है, एंड सपोज ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है। अब होगा क्या, डिफ्रैक्शन की वजह से, डिफ्रैक्शन कहाँ से होगा, डिफ्रैक्शन उस ऑब्जेक्टिव लेंस के कॉर्नर से होगा, सरकमफेरेंस से, और उस डिफ्रैक्शन की वजह से अगर हम लोग एक स्टार को ऑब्जर्व कर रहे हैं और एक स्टार जो सपोज काफी डिस्टेंस पे है उस लेंस से, मान लेते हैं कि वो स्टार है S1, तो होगा क्या, उस स्टार का जो इमेज बनेगा, अब वैसे तो वो स्टार एक पॉइंट सोर्स है, लेकिन डिफ्रैक्शन इफेक्ट्स की वजह से उसका जो इमेज बनेगा वो पॉइंट सोर्स नहीं बनेगा, डिफ्रैक्शन इफेक्ट्स की वजह से जो उसका इमेज बनेगा वो पॉइंट नहीं बनेगा। तो क्या बनेगा, तो ऐसा हो सकता है कि वो जो स्टार है उसका इमेज खुद एक सर्कल बन जाए, ऐसे समझो कि ये एक तरह से क्या बन गया है, दिस इज इमेज ऑफ S1, और इस इमेज का, इसी इमेज को हम लोग बोलेंगे रेडियस ऑफ डिफ्रैक्शन डिस्क, और इसका जो रेडियस होगा वो इस ऑब्जेक्टिव के डायमीटर पे डिपेंड करेगा। अब सपोज करो इसी तरह से हम एक दूसरा स्टार देख रहे हैं इससे, और वो दूसरे स्टार में भी इसी तरह से काम होगा, उस दूसरे स्टार का भी जो इमेज है हम लोग बोल सकते हैं कि वो भी एक सर्कल बनेगा, तो ये हो जाएगा इमेज ऑफ S2। अब अगर सपोज करो कि सिचुएशन अगर इस तरह से आई है जो मैंने दिखाई हुई है कि एक इमेज अलग है, एक सर्कल अलग है, एक सर्कल अलग है, तो अगर ये दोनों हमको अलग अलग नजर आ रहे हैं, ध्यान से समझना, अगर ये दोनों हमको अलग अलग नजर आ रहे हैं तो समझ लो कि कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। कोई प्रॉब्लम नहीं है का मतलब ये है कि दो अलग अलग स्टार हैं और वो दो स्टार हमको दो अलग अलग सर्कल में नजर आ रहे हैं। तो इस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड कि द स्टार्स आर वेल रिजॉल्व। देखो रिजॉल्व वर्ड का मतलब ये होता है कि वो दो हैं और दो अलग अलग नजर आ रहे हैं। इफ वी आर एबल टू सी देम सेपरेटली देन दे आर वेल रिजॉल्व। रिजॉल्व का मतलब ये है। लेकिन सपोज करो कि अगर मान लो कि हमने ऐसा कुछ केस लिया कि ये दो स्टार हमको इस तरह से नजर आते, तो क्या ये हमको दो अलग अलग नजर आते हैं, क्यों भाई, क्यों, तो ये सिचुएशन अगर बनती तो हम लोग बोलते कि दे आर नॉट रिजॉल्व। तो कंडीशन ये आती है कि रिजॉल्व होने के लिए एक मिनिमम कंडीशन क्या बनेगी, तो मिनिमम कंडीशन ये होती है कि अगर दोनों के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस उनके रेडियस से काफी बड़ा है, रेडियस मतलब ये जो इनका रेडियस है R0, ये R0 रेडियस, अगर इनके बीच का डिस्टेंस, सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस इनके रेडियस से काफी बड़ा है,
देन दे आर कॉल्ड वेल रिजॉल्व। अगर इनके सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस है ये इनके रेडियस से छोटा है, देन दे आर कॉल्ड नॉट रिजॉल्व। और जस्ट रिजॉल्व कब बोलते हैं? तो जस्ट रिजॉल्व हम लोग ऐसे बोलते हैं कि जब इनके सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो इनके रेडियस के एग्जैक्टली इक्वल है, तो इस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं दे आर जस्ट रिजॉल्व। ठीक है ना? और रिजॉल्विंग पावर हम जस्ट रिजॉल्व से ही निकालते हैं, मतलब जस्ट रिजॉल्व से आगे की कंडीशन होनी चाहिए, उससे पहले की कंडीशन नहीं होनी चाहिए। और जस्ट रिजॉल्व होने के लिए जरा बताओगे कि ये वाला एंगल क्या होना चाहिए? क्यों भाई, निकाल सकते हैं ये वाला एंगल थीटा आर, क्योंकि ये डिस्टेंस तो हमें मालूम है, ये डिस्टेंस एफ के बराबर है। क्यों भाई? तो ये एंगल थीटा आर क्या होगा बताइए? सर यहाँ पे जो इमेज ओवरलैप करेंगे तो रिजॉल्व क्यों कह रहे हैं? तो रिजॉल्व देखो, इस सिचुएशन को रिजॉल्व नहीं कह रहे हैं, इस सिचुएशन को रिजॉल्व कह रहे हैं। तो अब बात ये आ रही है नहीं कि सर, तो हमको दो अलग अलग नजर आए, उसके लिए मिनिमम कंडीशन क्या है? तो मिनिमम कंडीशन इस सिचुएशन में डिफाइन की गई है, जब उनके सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस उनके रेडियस के बराबर हो जाए। इससे ज्यादा होगा तो वो रिजॉल्व है, इससे कम होगा तो वो रिजॉल्व नहीं है। ये मतलब है, कहने का मतलब है कि अगर तुमको ये नजर आएगा, इस तरह से कुछ नजर आएगा, तो तुम्हें ये नहीं लगेगा कि ये दो अलग अलग हैं? लगेगा या नहीं लगेगा ये बताओ? दो अलग अलग लगना तो शुरू हो ही गया ना इस मूवमेंट से। तो उस मूवमेंट को डिफाइन किया गया है जस्ट रिजॉल्व से। और उस वक्त उनके बीच में जो एंगल थीटा आर है, इसकी वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे तो ये निकल के आएगी, देखो ध्यान से, इसको हम लोग लिख सकते हैं आर नॉट अपॉन एफ के इक्वल। देखो, और आर नॉट की वैल्यू क्या होगी? आर नॉट की वैल्यू होगी 1.22 लैम्डा एफ अपॉन 2a। क्यों भाई? एंड डिवाइडेड बाई एफ। तो यहाँ से आपको थीटा आर मिलेगा, एंड थीटा आर की वैल्यू मिलेगी 1.22 लैम्डा अपॉन 2a। देखो, तो ये जो थीटा आर निकाला हुआ है, इस थीटा आर को हम लोग बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। मतलब ये उस इंस्ट्रूमेंट की लिमिट हो गई। लिमिट मतलब अगर दोनों स्टार्स के बीच में एंगल इस एंगल से कम हुआ तो फिर वो रिजॉल्व नहीं होंगे, इस एंगल से ज्यादा हुआ तो फिर वो रिजॉल्व हो जाएंगे। तो ये उस इंस्ट्रूमेंट की रिजॉल्विंग लिमिट हो गई कि इससे कम नहीं होना चाहिए एंगल। और रिजॉल्विंग पावर जो डिफाइंड है, रिजॉल्विंग पावर का मतलब है कि जितना कम एंगल होगा उसका रिजॉल्विंग पावर उतना ज्यादा होगा। तो रिजॉल्विंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा आर, यानी लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। तो तुम ध्यान से देख सकते हो कि रिजॉल्विंग पावर जो है वो डायमीटर के प्रोपोर्शनल है या नहीं है? और लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसीलिए ऑब्जेक्टिव जो है वो बड़े डायमीटर का लिया जाता है, जिससे उस टेलीस्कोप का रिजॉल्विंग पावर ज्यादा हो। अब यहाँ तक देख लो, बताओ कोई डाउट है तो पूछो। सर जो इमेज होगी वो नजर तो सर हम लोगों को आईपीस से आएगी, वो बात तो सही है, सर ये बट अगर ऑब्जेक्टिव उसको रिजॉल्व नहीं कर पाएगा तो आईपीस थोड़े ना रिजॉल्व कर लेगा। अगर ऑब्जेक्टिव ने दोनों इमेजेस सुपर इम्पोज करके एक ही इमेज बना दी है तो आईपीस भी तो उसी को एनलार्ज करने वाला है। तो कहने का मतलब है जो रिजॉल्विंग पावर है वो हम ऑब्जेक्टिव से निकालते हैं, आईपीस से तो कोई मतलब ही नहीं है। दो होंगी तो आईपीस दो दिखाएगा। यस सर। तो एक ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, और एक ये बात याद रखनी है, बहुत छोटी सी बात है बस। ठीक है, देखो नोट कर लो, कुछ नोट करना है तो।
सर हाँ सर डिफ्रैक्शन में जो स्लिट लेते हैं वो वेवलेंथ के ऑर्डर का होता है सर। हाँ तो सर यहाँ पर हम लोग स्लिट को 2a ले रहे हैं, 2a लेंथ को b ले रहे हैं। हाँ, तो सर ये तो मतलब इसका तो कंपैरेबल कैसे होगा सर इसका साइज हमारी वेवलेंथ से? जो फॉर्मूला हम लोगों ने वहां यूज किया एग्जैक्टली यहाँ नहीं यूज कर सकते हैं, बट फिर होता क्या है ना कि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो उस डिस्टेंस के कंपैरिजन में इसको हम स्मॉल बोल सकते हैं। कहने का मतलब एग्जैक्ट फॉर्मूला वो नहीं लगना चाहिए, बट जिन बातों पे डिपेंड करना चाहिए, क्योंकि डिफ्रैक्शन का नेचुरल जो डिफ्रैक्शन की बात है वो सारी चीजें तो प्रॉपर्टी तो वैलिड करेंगी ही ना, मतलब जो बेंडिंग वाली बात है वो तो रहेगी रहेगी, भले ही फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाए। ठीक यस है, सर। डिफ्रैक्शन हर एक डिस्टेंस पे हो रहा है ऐसे समझो, बट हम लोग उसको देख तब पाएंगे जब हम उसको छोटा करते हैं, तब हमको डिफ्रैक्शन के इफेक्ट्स नजर आते हैं। ठीक है ना, मतलब हम लोगों की जब शैडो बन रही है तो ऐसा नहीं है कि हमारी बॉडी के कॉर्नर से लाइट बेंड नहीं हो रही है, बेंड हो रही है, लेकिन हम लोगों को दिखाई दे रही है मेजर पोर्शन ऑफ लाइट, तो मेजर पोर्शन ऑफ लाइट जो है वो स्ट्रेट जा रहा है, तो इसलिए डिफ्रैक्शन के जो इफेक्ट्स हैं वो निग्लिजिबल है, बट डिफ्रैक्शन जो हो रहा है उसका प्रॉपर्टी सेम रहेगा, हो तो रहा ही है, लेकिन ये है कि हमें परसीव नहीं हो रहा है। यस सर। मतलब ये कहना गलत है कि डिफ्रैक्शन तभी होगा जब साइज ऑब्स्टेकल का छोटा हो, नहीं ऐसा नहीं है, कॉर्नर से तो हो ही सकता है ना, कोई भी कितना भी बड़ा से बड़ा ऑब्जेक्ट हो कॉर्नर तो बनेगा ना उसमें, ये है। तो डिफ्रैक्शन हमेशा हो रहा है, लेकिन डिफ्रैक्शन के इफेक्ट्स अगर हमको देखने हैं तो हमें वो होल थोड़ा छोटा लेना होगा तो हमको नजर आएगा, नहीं तो नजर नहीं आएगा, बस ये है। ठीक है ना। यस सर। एक फॉर्मूला और इसमें आपको ध्यान रखना है, एंड दैट इज रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। ठीक है, अच्छा माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में एक जो बेसिक सा फर्क है वो ये कि माइक्रोस्कोप में हम ऐसे ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करने वाले हैं जो ऑब्जेक्ट्स हमारे बहुत नज़दीक हैं लेकिन हैं बहुत छोटे। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं कि ये हमने एक माइक्रोस्कोप लिया है और ये उसका ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, इसका हम लोग डायामीटर डी के बराबर लेते हैं, और ये जो ऑब्जेक्ट है सपोज इसके डायामीटर के पास अगर हम ये लाइन ड्रॉ करें अपर्चर पे तो ये एंगल बना रहा है सपोज बीटा, मतलब मैं वेरिएबल्स वही यूज कर रहा हूँ जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका इमेज बनेगा, मतलब है तो पॉइंट ऑब्जेक्ट, लेकिन पॉइंट ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो पॉइंट नहीं बनेगा, पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज जो है वो एक सर्कुलर रीजन बनेगा, और ये जो इमेज बन रहा है यहाँ पे ये जो इमेज बन रहा है ये एक ऑब्जेक्ट के लिए है। तो अगर हम चाहते हैं कि दो ऑब्जेक्ट जो पास पास रखे हों और वो रिजॉल्व हो जाए, रिजॉल्व होने का मतलब है कि उनके बीच वो हमें दो अलग अलग नजर आए, तो वहां भी हम यही कंडीशन लगाएंगे कि जो इनके बीच का डिस्टेंस है वो इस रेडियस से बड़ा होना चाहिए, जस्ट रिजॉल्व के लिए इक्वल के बराबर होना चाहिए। तो जो मिनिमम डिस्टेंस निकल के आती है वो हम लोग डायरेक्ट ध्यान रखेंगे, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स टू गेट resolved by a microscope is given by, तो इस केस में जो मिनिमम डिस्टेंस होती है डी मिनिमम वो हम लोग लिखते हैं दिस इज इक्वल टू 0.61, या ऐसे लिखना चाहिए 1.22 का फैक्टर याद है तो 1.22 लैम्डा अपॉन 2 tan बीटा। ठीक है ना, ये फॉर्मूला tan बीटा के फॉर्म में है, ये फॉर्मूला tan बीटा के फॉर्म में है। तो यहाँ भी अगर हम बड़ा अपर्चर लेते हैं, ऑब्जेक्टिव का साइज थोड़ा बड़ा लेंगे तो डिफ्रैक्शन के इफेक्ट थोड़े कम हो जाएंगे, मिनिमम डिस्टेंस की वैल्यू और कम हो जाएगी, और जो रिजॉल्विंग पावर है, रिजॉल्विंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस मिनिमम डिस्टेंस।
मतलब ये डिस्टेंस जितना कम होगी रिजॉल्विंग पावर उस इंस्ट्रूमेंट की उतनी ज़्यादा होगी। तो फिर से जो रिजॉल्विंग पावर है वो लैम्डा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रही है। कभी माइक्रोस्कोप यूज किया है क्या, ये बताओ, देखा है कभी माइक्रोस्कोप से कुछ भी? सर एट एक बात 8 9 10 कभी देखा है? यस सर, ट्राई करें। ये बताओगे कि उसमें जो लाइट यूज की थी उसका कलर क्या था? याद है सही से? हम्म, नहीं याद है? तो जो लाइट यूज करते हैं ना, हम लोग चाहते हैं कि माइक्रोस्कोप का रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो नॉर्मली मुझे तो याद है मैंने जब देखा था तो वो वॉयलेट कलर का ही लाइट था, ठीक है ना, क्योंकि लैम्डा जितना वैल्यू कम होगी उस इंस्ट्रूमेंट का रिजॉल्विंग पावर उतना ज़्यादा होगा। अब वॉयलेट से नीचे तो जा नहीं सकते हैं क्योंकि दिखाई देना बंद हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, मतलब ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से अगला लेवल है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम इलेक्ट्रॉन का जो वेवलेंथ है वो हम और कंट्रोल कर सकते हैं, यानी और रिड्यूस कर सकते हैं, तो इसलिए उसका रिजॉल्विंग पावर और हायर है। बट विजिबल वाले जितने भी होंगे, ऑप्टिक्स वाले जितने बनेंगे माइक्रोस्कोप, उन सब में तुम देखोगे तो लाइट का जो कलर होगा वही ब्लू वायलेट वाली रेंज में ही होगा, ठीक है ना। अच्छा, ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला तब है जब ऑब्जेक्ट जो है वो एयर में है, ठीक है। एक और इसी का एक और एडवांस वर्जन है, वो भी लिख देना कि मीडियम इफ मीडियम बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्टिव, if medium between object and objective is filled with an oil of refractive index n, then such arrangement is called oil immersion objective, ठीक है। और उसका जो रिजॉल्विंग पावर है या जो डी मिनिमम है उसका फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाता है, वो हो जाता है 1.22 लैम्डा अपॉन 2n साइन बीटा हो जाता है, 2n साइन बीटा, जिसमें से ये जो n साइन बीटा है, दिस n साइन बीटा is also known as numerical aperture. N sin beta is called numerical aperture of objective, ठीक है ना। इतनी सी बात हमें और ध्यान रखनी, दैट्स इट, ठीक है। अब इसमें कोई प्रूफ तो मैंने दिया नहीं है, ठीक है ना, तो ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तुम फॉर्मूला ध्यान रखो, क्वेश्चन जो भी आएगा एकदम फॉर्मूला बेस्ड ही आएगा, क्योंकि कोई प्रूफ मतलब हमारे लेवल पे आसान नहीं है प्रूफ करना ये सब। एक फॉर्मूला तो प्रूफ हो जाता है, ये दूसरा वाला तो वो भी नहीं होता है, बट दिया हुआ है तो क्वेश्चंस भी आते हैं, तो इसलिए याद तो रखना ही है, ठीक है। डी मीन कैपिटल डी है ना? नहीं, डी मिनिमम कैपिटल डी नहीं है, कैपिटल डी तो उसका वो है ऑब्जेक्टिव का डायमीटर है। कैपिटल डी और बीटा में हम लोग रिलेशन लिख सकते हैं भाई, जैसे होता क्या है ना कि ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली एफ के इक्वल होता है, तो हम लोग tan बीटा निकाल सकते हैं कि tan बीटा की जो वैल्यू होगी वो d/2 अपॉन एफ के इक्वल होगी। बट जो ये डी मिनिमम है ये उन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में डिस्टेंस है जिनको हम जस्ट रिजॉल्व कर पा रहे हैं, मतलब इस मिनिमम से कम डिस्टेंस पे अगर दो ऑब्जेक्ट हैं तो वो रिजॉल्व नहीं होंगे, ये है मतलब, ठीक है। देखो क्वेश्चंस कर लेते हैं बस।
इतना ही है इसमें। देखो ये क्वेश्चन, बताओ इसमें क्या आंसर आएगा। W इक्वल टू 2 लैम्डा कैपिटल D अपॉन B करना है। विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा पूछा हुआ है। देखो नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। करना क्या है? 5.06 मीटर। अब इसमें सर्कुलर अपर्चर थ्रू विच बीम इमर्जेस है, डायमीटर दिया है। तो ऐसे समझ लो कि सपोज टेन किलोमीटर के बाद पूछा हुआ है, तो ये एंगल निकाल सकते हैं क्या हम लोग? यहाँ पहुंचने के बाद डायमीटर क्या होगा? तो थीटा का वैल्यू लिखेंगे 1.22 लैम्डा अपॉन बी एंड दिस इज इक्वल टू D/2 अपॉन 10 किलोमीटर। क्यों भाई? तो यहाँ से देख लो क्या आएगा। यही किया ना सबने? बताइए, यही किया ना सभी ने? बोलिए। फिर इसमें वो वाला ऊपर वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लग गया, 2 लैम्डा D अपॉन B वाला? क्वेश्चन तो पढ़े पहले, क्या कह रहा है? पहले कह रहा है कि वो जो लेजर बीम है वो एक सर्कुलर अपर्चर से डिफ्रैक्ट हो रही है और उस सर्कुलर अपर्चर का डायमीटर हमको दिया हुआ है। मतलब ये जो पॉइंट है, सर रेडियस वाला। हाँ क्या बोल रहे हो, पूछिए। मैंने इसमें ये कहा है कि क्या हो रहा है कि एक बीम ऑफ लाइट कोई सर्कुलर अपर्चर है वहां से डिफ्रैक्ट हो रही है, ठीक है ना? डिफ्रैक्ट होने का मतलब यही है कि बाद में जाने के बाद वो डाइवर्ज हो रही है उस अपर्चर से। तो उस बीम का हमको डायमीटर पूछा हुआ है कि कुछ देर के बाद क्या होगा।
बोलिए, ठीक है। क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस सर। देखो एक और करो इसमें, नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो। सर सर ये ऊपर वाला फिर से बता दीजिए सर, नेटवर्क इशू था, आवाज नहीं आ रही थी सर आपकी। मैंने इसमें बोला था कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट है, और यहाँ पे एक सर्कुलर होल है, और उस होल से हो रही है वो डिफ्रैक्ट। तो डिफ्रैक्ट होने का मतलब यही है कि उसके कॉर्नर से वो इधर इधर फैल जा रही है। तो पूछा है कि यही वाली जो बीम आगे जा रही है ना, इस बीम का डायमीटर क्या बनेगा 10 किलोमीटर ट्रैवल होने के बाद। तो हमें ये एंगल चाहिए, कितने एंगल पे डिफ्रैक्ट हो रही है। ये एंगल इसके डायमीटर पे डिपेंड करेगा, इसके डायमीटर पे। तो ये एंगल यहां से निकाला और फिर इसी एंगल को आगे यूज कर लिया tan थीटा में। सर नेक्स्ट क्वेश्चन में एंगुलर पोजीशन सर सेंट्रल मैक्सिमा के एंड से बतानी है कि सेंटर से? नहीं, वो तो सीधे रेफरेंस लाइन से ही बतानी होती है। अरे एंगल अब जैसे सर कुछ डी होगा फिर। ओरिजिन से ही बताएंगे ना। कितना आ रहा है? 5/6। 5/6 आ रहा है। सीधा सीधा है ना। सेकंड मिनिमा के लिए पूछा है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2 लैम्डा बाई बी हो जाएगा। तो 2 लैम्डा का मतलब है 550 इंटू 10⁻⁻9 एंड डिवाइडेड बाई बी। बी का मतलब है 22 इंटू 10⁻⁻5 10⁻⁻2। तो देखो ये कितना आता है, 1/2 आता है क्या? यस सर। थीटा यहाँ से 5/6 हो जाएगा। अब देखना है इसमें डीबीबी के जितने भी बचे हुए क्वेश्चन है वो कर लेना, अब हो जाएंगे सारे। जो नहीं होंगे फिर बताना। ठीक है।